वेलकम टू फिजिक्स बाय IITian अनुज सर। जैसा कि रिवीजन मास्टर क्लास सीरीज़ में हम लोग ऑप्टिक्स रिवाइज कर रहे हैं और जिसमें हम थ्योरी और PY/BQ दोनों एक साथ रिवाइज कर रहे हैं। ठीक है, थ्योरी एंड PY/BQ बोथ वी आर गोइंग टू रिवाइज साइमल्टेनियसली। ठीक है, साथ के साथ रिवाइज कर रहे हैं। सो जैसा कि ये PDF ऐप पे भी अपलोडेड है बच्चों, और आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे भी दे दिया गया है। PY/BQ की जो श्रृंखला चल रही है उस क्रम में आगे बढ़ते हुए सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज है आपका कि डिफाइन टर्म फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर विद द हेल्प ऑफ रे डायग्राम ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन इट्स फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। 5 मार्क का क्वेश्चन आया था 2020 में। तो डिफिनेशन तो आप लिख सकते हैं। फोकल लेंथ क्या होता है? इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन देखिए यहाँ से आप लोग देखिएगा, मैं फ़ोन में देख रहा हूँ। इट इज़ अ डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल। तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं और एक डायग्राम बना के आप रफली शो कर दीजिएगा। जैसे कि कनकेव मिरर है, ये आपका पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज फोकल लेंथ। तो अगर आप डायग्राम बना के शो कर देंगे तो यू गेट अ एक्स्ट्रा मार्क्स। ठीक है, अब डेरिवेशन की बात करें, लेट्स डू डेरिवेशन पार्ट। सो फॉर डेरिवेशन सबसे पहले हमें कनकेव मिरर बनाना होगा। ड्रॉ अ कनकेव मिरर, क्योंकि 5 मार्क क्वेश्चन है तो बहुत तसल्ली से आपको इसको करना होगा। ठीक है, आफ्टर दैट टेक अ पैरेलल रे, इंसिडेंट रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन it will pass through focus. After reflection it will pass through focus F, and let's say draw a normal such that it will pass through center of curvature. Draw a normal such that it pass through center of curvature, which make angle theta. This is 2 theta, this is again theta. Okay, complete. Take point M, draw perpendicular, that is D. Again FD and FP are same because we assume that we take a mirror of very small aperture, so the distance FD is similar or near about same as FP. Okay, so angle MCP is theta angle and angle MFP is 2 theta. अब now in triangle MCD, right angle triangle, in this triangle MCD, this triangle, in this triangle use tan theta, that is tan theta is equal to MD upon CD, perpendicular upon base, and in triangle MFD, this one, in this triangle use tan theta again. So tan 2 theta is perpendicular upon base MD upon CD, because this okay, also we assume that theta is very small, so theta is near about equal to 2 theta, that is equal to tan theta, that is equal to tan 2 theta. This is assumptions.
ये अजम्पशन है कि हमने माना है कि अपर्चर बहुत कम है, तो इससे जो पैरालेक्सियल रे होंगी उससे जो एंगल बनेगा वो बहुत ही छोटा एंगल बनेगा, ठीक है, वेरी स्मॉल एंगल। तो देयरफॉर दिस इज 1 एंड 2, इसको हम इक्वल करेंगे एंड नाउ MD अपॉन FD, MD अपॉन FD, this is FD, okay, MD upon FD, we take 2MD upon CD, therefore FD is equal to CD by 2, that is R by 2, so F is equal to R by 2. जस्ट अ मिनट, दिस इज थोड़ा सा इसको हम करेक्ट करना चाहेंगे, ये ट्वाइस होगा, ठीक है, करेक्शन सॉरी। आप ये देखो जो CD होता है वो R होता है, जो कि ट्वाइस होगा इसका, जो CD वैल्यू होगी वो होगी ट्वाइस ऑफ FD, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि FD एंड CF आपस में बराबर होता है। थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा आप, तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का डेरिवेशन मिलेगा। यह है क्वेश्चन नंबर 1। अगेन ये 5 मार्क का है, तो इसमें बहुत सारे वो कहते हैं ना उसको स्टेप्स आपको लिखने पड़ेंगे, अजम्पशंस आपको हाईलाइट करने पड़ेंगे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स डू द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें लगभग 115 क्वेश्चन है इस PDF में, सो 115 क्वेश्चन मैं आपको रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, आप इसको अटेंड करिएगा और इसको अटेम्प्ट करिएगा, जितने भी डाउट्स होंगे वो हम एड्रेस कर सकते हैं और मैं अपने पास से जो मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है वो भी डिस्कस कर दूँगा। सो लगभग आप देखेंगे तो पर चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन की एक PDF दे रहा हूँ, सुपर 100 सीरीज़, और एक सीरीज़ चल रही है सुपर 500 सीरीज़, 2 सीरीज़ चल रही है ना। तो जो सुपर 500 सीरीज़ है, सुपर 500 सीरीज़, ये पूरे फिजिक्स के टॉप 500 क्वेश्चंस हैं, जो कि मेरे हिसाब से, मेरे रिसर्च के हिसाब से, जो मेरा इंटेलेक्ट है या मेरा दिमाग है उसके हिसाब से, दिस आर द टॉप 500 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दैट एक्सपेक्टेड, मोस्ट एक्सपेक्टेड बोर्ड क्वेश्चन। और अभी हाफ ईयरली हुआ है, जितने भी स्कूल के बच्चे हमारे पास हैं, और रमेश नगर, मानसरोवर एंड राजेंद्र नगर एंड करोल बाग मिलाकर, उन सभी के हाफ ईयरली के स्कूल में पेपर में जो क्वेश्चंस आए थे, लगभग 70 to 80% ये जो मैं आपको हैंड आउट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन देता हूँ उनमें से आए थे। तो इसके पीछे काफ़ी रिसर्च है, ऐसा बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है, ये भी कहना सही नहीं कि मैं बहुत तगड़ा रिसर्च है आप नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, बस फ़र्क है आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जो मेहनत मैं कर रहा हूँ। आपको फ़िल्टर करने पड़ेंगे क्वेश्चन, जैसे यू लाइक टुगेदर विथ ओसवाल, ऑल इन वन, और एक बुक और आती है नाम, हाँ, शिवदास, और उसके बाद आपका KV क्वेश्चन बैंक। ये 6 रिसोर्स की आपके थोड़ी सी स्टडी करनी पड़ेगी, इस 6 रिसोर्स को आप स्टडी करेंगे और यहाँ से क्वेश्चन फिल्टर आउट करेंगे कि वो एक्सपीरियंस से आपको पता चल जाता है, और यहाँ से हम जो है आपको इस 500 सीरीज़ में क्वेश्चंस को रख रहे हैं। तो जो बच्चे मेरे से नहीं पढ़ रहे हैं वो ये 6 रिसोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं और उसकी स्टडी करें और देखें जो क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली आई हुई है, कई बार आए हुए पेपर में, और आपको भी देख के भी लग जाएगा जो 5 मार्क का क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से 500 सीरीज़ बना सकते हैं, ठीक है। प्लस चैप्टर वाइज मैंने MCQ भी पहले भी अपलोड किया था और आने वाले दिनों में भी अपलोड हो जाएगा, अभी भी अपलोड किया था मैंने, पर चैप्टर 100 एंड 200 MCQ भी मैंने अपलोड किए थे, तो आप उसको भी कर सकते हो।
ठीक है, तो कोई इशू नहीं है, नो प्रॉब्लम। बिकॉज इन बोर्ड जो है हमारे पास जो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये बहुत ही क्रुशियल टाइम है। इसमें कहते हैं आपको अपना 100% देना पड़ेगा, और इसी में आपके प्री बोर्ड भी चल रहे होंगे, प्रैक्टिकल भी चल रहे होंगे, नया भी पढ़ेंगे, पुराना भी पढ़ेंगे, रिवीजन भी करेंगे। सो बहुत ही कहते हैं वो ये 3 महीने लगभग 90 डेज़ जो हैं आपके लिए किसी महाभारत और किसी युद्ध से कम नहीं है। इसमें रोज़ आपको स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, हर रात को बैठना पड़ेगा और एक पेज पे अपना टारगेट लिखना पड़ेगा, डेली टारगेट आप लिखना पड़ेगा, मिस्टेक नोटबुक अपडेट करनी पड़ेगी, सैम्पल पेपर आपको करना पड़ेगा। अब तक मैंने जो है 5 सैम्पल पेपर अपलोड कर दिए हैं जो कि हो गए हैं, और मैं उम्मीद भी कर रहा हूँ कि बच्चे मिस्टेक नोटबुक बना रहे हैं। आई विल चेक मिस्टेक नोटबुक ऑल्सो। ठीक है, सो कहने का मेरा तात्पर्य है कि वी हैव ओनली 3 मंथ, आपके लिए भी और मेरे लिए भी, तो आप इसमें लगिए। 3 महीने में आप कर सकते हैं, क्योंकि जो जैन है एंड फेब, ये केवल आपका जाएगा रिवीजन, सैम्पल पेपर, प्रैक्टिकल्स में निकल जाएगा। तो 3 महीना आपके पास है अभी भी। अगर आप गियर अप कर लो, मैंने आपको बताया तरीका कौन कौन से चैप्टर को आप पहले पकड़ो, तो आप काफ़ी अच्छा कर सकते हो उसमें। ठीक है, एनीवे दैट्स, बीच बीच में आपको मोटिवेशन देता रहता हूँ मैं, है ना। परेशान ना होइए, हो जाएगा, बट हाँ आपको थोड़ा सा पॉजिटिव होकर पढ़ना पड़ेगा। कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, इम्पॉसिबल टास्क नहीं है, इट इज़ अचीवेबल टास्क और लोग करते हैं। ओके, लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3। आप वहाँ से पढ़िएगा, मैं यहाँ से पढ़ता हूँ। उसमें क्वेश्चन है कि एन ऑब्जेक्ट केप्ट 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर यू गिवन, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 60 आर गिवन, फाइंड द नेचर पोजीशन ऑफ इमेज। वेरी आसान, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। मैं आपको 10th में भी सिखाता था कि आप लिखो कि विच टाइप ऑफ मिरर और लेंस इज कनकेव मिरर, पहले लिख दो कॉनकेव मिरर। इससे क्या होगा, इससे एक तो साइन कन्वेंशन आपके दिमाग में फटाक से आ जाएगा, जो टीचर चेक कर रहा होगा उसके दिमाग में भी साइन कन्वेंशन आ जाएगा। एंड फोकल लेंथ इज 30 सेंटीमीटर। अब मुझे आप बताना कि कनकेव मिरर में आपका आर होता है नेगेटिव, फोकस भी होता है नेगेटिव, ये नेगेटिव और नेगेटिव आ जाएगा। और क्या गिवन है, बस ये 2 चीज़ दी है, नहीं एक चीज़ और दी है। क्या दी है, ऑब्जेक्ट इज गिवन u is given, that is minus 20 centimeter. You have to calculate nature and position of image. We have to find v magnification also. हम लिखेंगे, अच्छा ये भी बोर्ड का ही क्वेश्चन है। सो by using मिरर फॉर्मूला, वैसे 10th में आता था ऐसा क्वेश्चन, बट इस हमारे सिलेबस का पार्ट है तो हमें पढ़ना चाहिए। सो 1/v प्लस 1/u is equal to 1/f. So 1/v plus 1/-20, that is 1/-30. So 1/v is equal to 1/-30 minus plus 1/20. इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्व तो v की वैल्यू आपकी 60 सेंटीमीटर आ रही है, और देखो पॉजिटिव आ रही है v की वैल्यू, तो पॉजिटिव का मतलब है इमेज इधर बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट बनेगा, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पर हाइट पूछा नहीं है, तो नेचर का है तो आपका वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे है और इमेज इधर बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट मैग्नीफाइंग। ठीक है, अगर ये डायग्राम की बात करें तो ये कौन सा केस है, ये है आपका कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। घबराना नहीं बच्चों, हो जाएगा। बहुत बच्चे
अभी इस समय पैनिक कर रहे हैं, ठीक है। हाफ ईयरली का रिजल्ट आया है। सो अब तक जो मेरे पास रिजल्ट आया है, अभी कुछ बच्चों का आना भी बाकी है, तो अब तक मेरे 3 बच्चों ने मतलब अच्छा परफॉर्म किया। बट हाँ, वो और अच्छा परफॉर्म कर सकते थे, 60 एबव ला सकते थे। कुछ सिली मिस्टेक्स कह सकते हैं, कुछ चैप्टर का भी नहीं हुआ था, कुछ चैप्टर छोड़ के भी गए थे। तो 56 अभी तक आए हैं बच्चों के हमारे। हार्दिक है 53, 56 चैतन्य एंड 56 अगेन 2 चैतन्य, तो चैतन्य यादव एंड अगेन 1 चैतन्य। तो कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा बहुत सिली मिस्टेक इम्प्रूव करेंगे तो 65 के अबव आप आराम से पहुंच जाएंगे फाइनल तक। घबराना नहीं है, जिनके कम है उनको भी नहीं घबराना है, क्योंकि घबराने से तो वैसे भी मार्क्स इम्प्रूव नहीं होंगे, सोचने वाली बात है। हाँ, थोड़ा सा आप मोटिवेटेड रहेंगे और सिस्टमेटिक वे में रीस्टार्ट करेंगे अभी अपनी जर्नी, तो यहाँ से इम्प्रूव हो सकता है, ठीक है। तो ये कोई घबराने की बात नहीं है। ओके, so this is focus. Then object is placed between focus and pole parallel to principal axis. After reflection, it will cut through focus. Dotted line से हम आगे बढ़ाएंगे। इंसिडेंट रे पोल पे विथ एंगल आई। फिर तो ये आपकी बनी इमेज, ये इसका रे डायग्राम है, ठीक है। ऑप्टिक्स में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि हमने ऑप्टिक्स में जो पढ़ा था, लास्ट क्लास जो हुई थी, अच्छा उसकी हमने यूट्यूब पे वीडियो 1 एंड 2 करके अपलोड की है, बट वो एक ही वीडियो है, 1 एंड 2 नहीं है। वैसा एक क्लास की वीडियो, उसको पार्ट 1 हमने इसको 2 लेक्चर में डिवाइड कर दिया, लेक्चर 1 लेक्चर 2। तो लास्ट क्लास हमने ऑप्टिक्स में क्या पढ़ा था उस देखते हैं। जस्ट गिव मी 2 सेकेंड।
चाणक्यपुरी का आया है 53, हार्दिक के आए हैं। देखो तुम लोग के कितने आते हैं। तुम लोग का तो 63 भी आ सकता है, नहीं आ सकता है बताओ, क्यों नहीं आ सकता है? 2 सब्जेक्ट मिला के तो आ ही सकता है। मैं तो पास हो जाओगी ना, पास हो जाना सब में। सबसे बड़ा टास्क इस समय यही है, चैलेंज पास कराना। अच्छा 2 हो रहे भाई साहब। आओ आओ, नमस्ते नमस्ते, बैठो। FD है ये डिस्टेंस है, FD अपॉन FD। और FD जो है ना वो CD का हाफ है, यूँ कह लो CD जो है वो ट्वाइस है किसका, ये दोनों लेंथ बराबर होती है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, ये फोकस होता है, ये R होता है, तो बस वहीं से। बाकी ये अजम्पशन है कि एंगल काफ़ी छोटे हैं, अपर्चर छोटा है तो एंगल छोटा है, तो थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा इज इक्वल टू 10 थीटा इज इक्वल टू 10 2 थीटा। ठीक है, आखिर इसका कंबाइन करके लिख देंगे। यहाँ इस स्टेप के बाद ये वाला स्टेप आएगा, इसके बाद 2 ट्राइंगल लिया गया, एक ऑरेंज वाला एक बार पर्पल वाला, दोनों में 10 थीटा लगाया गया है और 10 थीटा से सॉल्व कर दिया गया। चलो आगे बढ़ते हैं, थोड़ा लिख लो है ना, बाकी रिकॉर्डिंग में है ये। आगे बढ़ते हैं, हमारा टारगेट भी आज काफ़ी लेंदी है, देखते कितना हम अचीव कर पाते हैं। ये आज का टारगेट है, 7 टॉपिक है ना, जिसमें से ये दोनों तो 10th वाला ही है, बट इसको हमें रिकैप करना पड़ेगा। देखो रिफ्रैक्शन, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्यों होती है? रिफ्रैक्शन होता है बिकॉज लाइट जो है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसकी स्पीड होती है चेंज, है ना, ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ मीडियम, रेयर और डेंसर, ड्यू टू डेंसिटी ऑफ मीडियम। तो मान लीजिए मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये एयर है, ये ग्लास है। तो ये बेंडिंग प्रॉपर्टी ऑफ लाइट जो है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्शन, है ना। यहाँ से ये बेंड हो गई, मान लो ये आपकी R है, I, है ना। क्यों ऐसा हुआ? ड्यू टू चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट। इसी बात को बताने के लिए जो कॉन्सेप्ट आया वो आया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या देता है? रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन टू मीडियम। तो मान लो अगर यहाँ पर V1 है, यहाँ पर V2 है, तो लाइट अगर 1 से 2 में जा रही है तो हम लिखते हैं V1 अपॉन V2, V1 अपॉन V2। सिमिलरली अगर ऐसे लिखा है 2 1, इसका मतलब V2 अपॉन V1, और ये दोनों अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये कट के 1 बन जाता है। क्या बन जाता है? 1 1 2 इज इक्वल टू 2 1 इज इक्वल टू 1, यानी एक दूसरे के क्या होते हैं? ये रेसिप्रोकल होते हैं। क्या होते हैं? और मैथमेटिकली इसी बात को हम लोग लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं, लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी बोलते हैं मैथमेटिकली। ज्योमेट्रिकली किसको बोलते हैं? ज्योमेट्रिकली हम बोलते हैं कि सर अगर आप ये इंसिडेंट रह गई, बेंड हुई, अगर यहाँ पर अगर हम मिरर लगा दें एक, है ना, तो लाइट वापस अपने रास्ते पे चली जाएगी, जैसे आई थी वैसे चली जाएगी। ये ज्योमेट्रिकल हो गया लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी, और वो हो गया आपका मैथमेटिकल कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे, दो मीडियम में एक दूसरे के क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं। ठीक है, ओके। उसके बाद छोटा सा है इसमें कि अगर हम रिफ्रैक्शन थ्रू मल्टीपल मीडियम की अगर हम बात करें, एक से ज़्यादा मीडियम अगर हम ले लें,
तो कोई ऐसी बहुत हाई तो जिगिसा आगे बेटा कल आने वाली थी तुम तो। हमने मैसेज ही नहीं करा। तुमने एक बार फोन करके पूछा सर क्लास है नहीं है, मतलब सारी रिस्पांसिबिलिटी सर की है। कल थी क्लास। कितने बजे? रिद्धि ने फोन करके पूछा और भी 2 एक बजे है होगी क्लास। तो आ जाती, 2 बजे आ जाती, 2:30 बजे आ जाती, 3 बजे आ जाती। बताओ कितने ऑप्शन दूं? मेरी बायो की क्लास। अरे अब लगा ली, अब इन्होंने इतने सारी क्लासेस लगा ली। बायो भी आ गया। अब बायो, अभी तो केमिस्ट्री दुखी किया था, अब बायो भी करेगा दुखी। बेटा इंटीग्रेशन की बस हार्डली 3 एक्सरसाइज रह गई। और पता है इंटीग्रेशन का बैकअप देना संभव नहीं है, मैं सही बताऊं। आज आप लोगे? अब आदित्य आएगा तो उसको देना पड़ेगा। हाँ अभी तो रहा है, पढ़ के आ जाओ, मैं तो कह रहा हूं आओ ना। कंसेप्ट कराना है, क्वेश्चन सब हो जाएंगे। सर, इस बच्चे से पूछ लो। इसको कर ले भाई, तुझे क्या क्या मतलब पढ़ना है, मतलब करा हुआ है, क्या लगता है कि आता है? सर एओडी के बाद का करना सब कुछ एओडी के बाद का और करना है। वेक्टर और 3D करनी है। वेक्टर 3D तो तू कर ही लेगा वैसे भी। हाँ वो तो फिजिक्स वाला सर है तो कर ही लेगा। वेक्टर 3D में मोस्टली प्लेन तो कटा है, तुम्हारा तो होगा नहीं। इंटीग्रेशन ऐसे भी कराना पड़ेगा। सर की तो जो है हालत खराब हुई थी, सबसे बड़ा चैप्टर सर के पास है इंटीग्रेशन। वही तो, अरे बचे नहीं, अब कांसेप्ट नहीं बचे, सब हाँ। हो गया, होमवर्क खत्म। आप आपने आईलेट वाली शुरू करा दी, खत्म ही होने वाली है, हार्डली 5 क्वेश्चन है उसके, नेक्स्ट भी करा दी, खत्म हो जाएगी आज। वो मैं कर दूंगी। हाँ, तो आ जाना। चल ठीक है भाई, कल तेरे को मैं बुलाता हूँ इंटीग्रेशन। मैं नंबर दे दूंगा सर, तुमको कोऑर्डिनेट कर लेंगे। वरना नहीं होगा तो सर को कर दूंगा, तेरे को कर दे, पर ले लूंगा। 1-2 बजे भी क्लास तो नहीं है ना? नहीं सर। नहीं। कल तो संडे छुट्टी है। आ जा। अच्छा मान, मैंने बात करी थी, मैंने आज जाना है बनाने, फिर आपको बता दूंगा। ठीक है ठीक है ठीक है। ये मीडियम 1 है मान लो, ये मीडियम 2 और ये मीडियम 3। तो रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंबाइंड मीडियम दिया है, मान लो इससे और फर्स्ट टू सेकंड में जाएंगे तो क्या लिखेंगे, 1 से 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से 2, 2 से 3 में जाएंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखेंगे 2 से 3, और मान लो 3 से फिर 1 में जा रहे हैं, एयर है ना यहाँ पे, फिर एयर आ गया तो ये आपका 3 से 1। तो अगर आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे तो इनकी वैल्यू 1 आएगी। क्या आएगी? 1 आएगी। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 to 2 मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 to 3 मल्टीप्लाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3 to 1, इसकी वैल्यू होती है 1। तो किसी भी दो का अगर आपको गिवन है तो तीसरा निकल जाएगा, कोई भी दो पेयर गिवन है तो आप तीसरा निकाल लोगे। ऐसे आता है ना क्वेश्चन कि एयर है, वाटर, ग्लास, फिर एयर, स्पीड दे देगा या कुछ भी ऐसा है, तो हम इस तरह से लगा सकते हैं। इसको बोलते हैं हम लोग रिफ्रैक्शन थ्रू अ कंबाइंड मीडियम। ठीक है, ओके। अब इसी की हेल्प लेते हुए एक टॉपिक है हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, जिसमें स्नेल्स लॉ की मदद से, अच्छा इसमें ये भी था कि जैसे मान लो अगर ये मीडियम आई और ये आर, तो इनका जो रेशियो होता है साइन आई अपॉन साइन आर, ये कांस्टेंट वैल्यू देता है, और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी होता है ट्रिग्नोमेट्रिकली, है ना, और इसी को हम लोग बोलते हैं स्नेल्स लॉ। तो स्नेल्स लॉ से बड़े क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो इसके बाद है आपका रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। उसका सिलेबस में डेरिवेशन नहीं है, लेकिन इसको थोड़ा सा देख लो क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में इंटर स्टेप सॉल्व करने में हेल्प आएगा। तो रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, सो रिफ्रैक्शन थ्रू बाद में लिख लेना, रेक्टेंगुलर समझ लेते हैं, याद दिला दिया करो तुम लोग, ये पीडीएफ में डाल दिया करो ना, याद नहीं दिलाते हो। ग्लास स्लैब तो हमें एक्चुअली बनाना क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन लिखना है ना। तो ये कुछ ऐसा होगा, इंसिडेंट रे, नॉर्मल, बैंड, नॉर्मल, इमर्जेंट रे, है ना। और अगर इंसिडेंट रे को हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो कुछ इस तरह से बढ़ेगा और ये पैरेलल होगा आपस में, है ना। और इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है इसको लेटरल डिस्प्लेसमेंट या लेटरल शिफ्ट बोलते हैं। तो इसमें एक्स से रिप्रेजेंट किया बुक में, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये एंगल आई, ये एंगल आर, ये वाले एंगल भी आर, और ये एंगल ई। सबसे पहली बात आपको साबित करना है, पहला टास्क है कि टू शो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, अरे सॉरी ई, इमर्जेंट है ना, इमर्जेंट। हमने 10th में एक बात पढ़ी थी कि हमने 10th में बोला ये इक्वल होता है, ऐसा पढ़ लिया था। और दूसरी बात ये पढ़ी थी कि x जो है, जो लेटरल शिफ्ट है या लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट, वो डिपेंड करता है
थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब पे, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ इंसिडेंट के। ये तो हमने उस साल पढ़ लिया था। इस साल ये बात कैसे साबित हुई, इसका डेरिवेशन करेंगे। x इज इक्वल टू टी साइन आई ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई 1/2। और तीसरा डिपेंड करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, मतलब मटेरियल ऑफ ग्लास स्लैब पे। मटेरियल ऑफ, ये 3 बातें हमने पढ़ी थी थ्योरेटिकल। अगर आप x का डिफिनेशन देखो तो x में क्या है, t अवेलेबल है तो ये वाला साबित हो गया, साइन i अवेलेबल है तो ये वाली बात साबित हो गई, और म्यू अवेलेबल है, क्या अवेलेबल है, तो ये वाली बात भी साबित हो गई। तो अभी जो मेरा टास्क है वो यही टास्क है, इन दोनों को डेरिवेशन से शो करना है। ठीक है, तमीज से देखते रहिएगा, बहुत इजी डेरिवेशन है। जैसा एसएलओआर में दिया हुआ है सेम लेबलिंग कर रहे हैं ताकि हमें लेबलिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो एसएलओआर के लेबलिंग के हिसाब से ये A है, ये B है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है, ये पॉइंट B है, ये R1 है तो ये भी R1 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इमर्जेंट को इसने R2 बोला है। क्या बोला है, R2, तो E की जगह पर R2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसको R1 की जगह लिखा है I2, तो I2 जो होगा वो एक्चुअली है क्या, R1 है, और इमर्जेंट क्या है, R2 है। ठीक है, ये पॉइंट है C, और ये आपका हो गया D। अब ये सरफेस है आपका PQ और ये सरफेस है SR। तो आपने क्या करना है, स्नेल्स लॉ यूज करना है एट सरफेस PQ, यूजिंग स्नेल्स लॉ एट सरफेस PQ, एट सरफेस। तो यहां पे लगेगा आपका साइन I अपॉन साइन R इज इक्वल टू म्यू A G, एयर से ग्लास, एयर से। सिमिलरली फॉर सरफेस SR साइन I2 अपॉन साइन R2, कहाँ से जा रहा है, ग्लास टू एयर, और ये दूसरे के रेसिप्रोकल भी हो सकते हैं, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एयर टू ग्लास, रेसिप्रोकल होता है ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। अब मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये कट जाएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 एंड 2। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे इक्वेशन 1 एंड 2 तो ये वाली वैल्यू कट के इस तरफ क्या आ जाएगी, 1 केवल, लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू पे। राइट हैंड साइड में देखो, साइन I अपॉन साइन R1 1 इंटू साइन I2 अपॉन साइन R2। अब साइन R1 और ये तो इक्वल है, ये तो इक्वल है, दिस इंप्लाइज दैट साइन I इज इक्वल टू I1 इज इक्वल टू साइन R2। सिंस ये बहुत ही कम एंगल है, ये अजम्पशंस है, ये एंगल बहुत ही कम है, 1 डिग्री 2 डिग्री या मिनट और सेकंड्स में है, तो देयरफॉर एंगल I इज इक्वल टू एंगल R2। ये अजम्पशंस में लिख देंगे, सिंस एंगल इज वेरी वेरी स्मॉल, है ना, तो हम उसकी जगह पर सीधे केवल इसको I1 और R2 को इक्वल लिख सकते हैं। तो I1 है एंगल ऑफ इंसिडेंट और R2 क्या एंगल ऑफ इमर्जेंट। तो क्या ये साबित हो गया, पूरा अच्छे से देख लो, इसको नोट कर लो, इस बात को, ये डेरिवेशन नोट कर लो पूरा।
शिफ्ट का डेरिवेशन, इसमें कंडीशन भी अभी बनाएंगे। देखो सर, अगला है लेटरल शिफ्ट। अच्छा देखो, इसे जो फॉर्मूला है लेटरल शिफ्ट का जो फॉर्मूला है लेटरल डिस्प्लेसमेंट है लेटरल शिफ्ट x इज इक्वल टू t साइन आई 1 माइनस कॉस आई अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई। ठीक है, ये है ना। इसमें आप देखो ध्यान से, अगर ये मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट मैक्सिमम तब होगा जब साइन आई की वैल्यू क्या होगी 1। मैक्सिमम लेटरल शिफ्ट कब होगा जब साइन आई की वैल्यू होगी 1, और साइन आई की वैल्यू 1 जाए और ये वैल्यू ये पूरी खत्म 0 हो जाए। क्या हो जाए 0, उसके लिए हो जाएगा कॉस आई टेंस टू 0। तो ये साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और कॉस 90 0। तो एक्स मैक्स तब होगा ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि कॉस 0 हो जाएगा, और यहाँ पर बचेगा t इंटू साइन 90 है ना, इंटू साइन 90, यानी कि तो मैक्सिमम शिफ्ट आपका हो सकता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो पता क्या होगा उस केस में, सबसे बड़ी बात लाइट सीधे ऐसे निकल जाएगी। कहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ ही नहीं, सीधे निकल गई। ठीक है, अब इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन देखनी पड़ेगी, देखते हैं। स्नेल्स लॉ से ही होगा, बहुत सारे क्वेश्चन अभी स्नेल्स डेरिवेशन नहीं कराई थी मैंने पहले, ऑनलाइन कभी डेरिवेशन कराई नहीं, तो सिलेबस में नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दी थी। लेकिन हमें डेरिवेशन सीखना इसलिए पड़ेगा कि जो क्वेश्चंस हैं उनमें यूज़ हो रहा है, तो वो दिक्कत आएगी, इसलिए डेरिवेशन। अब छोटा सा डेरिवेशन है, अब ये वाला डेरिवेशन आप सीखोगे तभी देखोगे तुम, क्योंकि डेरिवेशन से सीख जाओगे स्नेल्स लॉ लगाना। आगे के 3-4 क्वेश्चन आने वाले वो सब स्नेल्स लॉ से ही होंगे, ये वाले एक्सरसाइज के। तो सब कुछ वैसे ही, ये एंगल आई ए बी, ये एंगल आर, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, लेटरल शिफ्ट कहाँ चला गया भाई, ये वाली लाइन बनानी पड़ेगी एक, ये वाली जो एंगल होगी ये होगी आपकी आई माइनस आर, है ना। वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, अगर इसके हम बराबर करें तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, आई माइनस आर। ओके, दूसरा क्या करें, यहाँ पर सी, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर गिराते, एक परपेंडिकुलर गिराते हैं कुछ इस तरह से, ये ई और एक्स 90 डिग्री, ये डी, डायग्राम बनाना, ये एफ पी क्यू एस आर। अब देखना, साइन आई माइनस आर, साइन आई माइनस आर, तो ये ट्राइंगल है बी सी ई, ट्राइंगल देखो बी सी ई, उसमें हम लगा रहे हैं साइन आई माइनस आर, तो जिसपे एंगल गिरता है ना वो आपका बनता है बेस, है ना। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस हो गया, तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन बी सी, पंडित भोला प्रसाद रहर भोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो आपका बी सी हाइपोटेनस हुआ ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा सा छोटे में, इस पे एंगल गिर रहा है तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हुआ हाइपोटेनस, एंगल ये गिरा हुआ है ये वाला, ऐसे। ठीक है, सिमिलरली तो यहाँ से x की वैल्यू हो जाएगी बी सी साइन आई माइनस आर। अब इसको हम यूज करेंगे थोड़ी देर में, x बना के रख लेते हैं। अब
एक ट्रायंगल है हमारे पास बी एफ सी, बी एफ सी, एक ट्रायंगल है हमारे पास बी एफ सी। इस ट्रायंगल में ये आर एंगल है, ये बना बेस, ये हाइपोटेनस और ये बना परपेंडिकुलर, है ना। यहां से कॉस आर निकालो, कॉस आर बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, सो बी एफ अपॉन बी सी। सो बी सी यहां रखेंगे तो बी सी की वैल्यू बन गई हमारी बी एफ अपॉन कॉस आर, और बी एफ जो है वो है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। क्या है? थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। तो ये आपका T अपॉन कॉस आर। इस हिसाब से अगर BC की वैल्यू ले जाकर हम x वैल्यू में पुट कर दें, BC की वैल्यू, इसकी वैल्यू हम यहाँ पे ले जाकर सब्स्टिट्यूट कर दें, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी हमें? T अपॉन कॉस आर साइन I माइनस आर, ये मिलेगी। यहाँ से साइन A माइनस बी का फॉर्मूला बता देना, वो लगा देते हैं अगर हम, साइन A माइनस बी, तो जगह साइन I कॉस आर, बैठो बच्चे, माइनस साइन कॉस I साइन आर, ये लग सकता है। साइन A माइनस बी, साइन A माइनस बी, साइन A कॉस A माइनस कॉस A साइन B। अब यहाँ से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करा जाए तो x की वैल्यू आ जाएगी ब्रैकेट में t टाइम्स साइन I माइनस कॉस I साइन R अपॉन कॉस R। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे अगर कॉस आर से, है ना, तो ये तो कट जाएगा, कॉस आर साइन बच जाएगा। अब यूज करते हैं स्नेल्स लॉ। यूजिंग स्नेल्स लॉ अब हम यूज करने जा रहे हैं स्नेल्स लॉ। नाउ फ्रॉम स्नेल्स लॉ साइन I अपॉन साइन R, साइन I अपॉन साइन R, यहाँ से साइन R की वैल्यू हम ले सकते हैं साइन I अपॉन म्यू, साइन I अपॉन म्यू। अब ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कॉस R होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा रूट में। तो ये बनेगा आपका 1 माइनस साइन स्क्वायर I अपॉन म्यू स्क्वायर रूट में। देखते चलना पूरा, ठीक है ना। हमारे पास साइन भी आ गया, साइन I की वैल्यू भी आ गई, सॉरी कॉस, अभी किसकी वैल्यू आई है? ये साइन R कॉस R की, ये कॉस R की वैल्यू आई है ना, कॉस R की वैल्यू आ गई है। और क्यों कॉस R की वैल्यू यहाँ रखना है ना, यहाँ कॉस R रखना है और वो वैसे ही रहने देना, ठीक है। हाँ, ठीक है, अरे स्कूल से लेट आया था ये। अब ये जो इक्वेशन है, ये x इज इक्वल टू वाला, x इज इक्वल टू t टाइम्स साइन I माइनस कॉस I साइन R अपॉन कॉस R के जगह पर ये वैल्यू जो हमने बनाई है 1 माइनस, अच्छा यहाँ से एलसीएम लेने तो उसमें म्यू साइन R की वैल्यू की जगह पे हम रख सकते हैं, ये जो साइन R है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ साइन R की जगह रख सकते हैं साइन I अपॉन म्यू, इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कॉस I और साइन R की जगह पर रखा हमने साइन I अपॉन
म्यू और कॉस आर की जगह आप रखा 1 माइनस साइन स्क्वायर आई अपॉन म्यू स्क्वायर 1/2 1/2। अब अगले स्टेप में इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो तो हमारा फाइनल जो बनेगा x इज इक्वल टू टी, यहाँ से साइन आई बाहर ले लेते हैं क्योंकि तो दोनों के पास है साइन आई, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा 1 माइनस कॉस आई, आप इसको अगर चाहो तो एलसीएम ले लोगे तो म्यू स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और एक म्यू बाहर आएगा तो कट जाएगा। ध्यान से देखो, इसको जब आप एलसीएम लोगे इस वाले बॉक्स को, ये म्यू जो है यहाँ पर आ जाएगा म्यू स्क्वायर, और जब बाहर लाओगे क्योंकि स्क्वायर और यहाँ पर 1/2 है, 1/2 है, तो बाहर आके म्यू यहाँ पर आ जाएगा तो ये वाला कट जाएगा, तो अंदर से गायब हो जाएगा पूरा का पूरा। तो नीचे जो रह जाएगा आपके पास डिनोमिनेटर में वो रह जाएगा म्यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर आई 1/2। ये आपका कंप्लीट डेरिवेशन है किसका, लेटरल शिफ्ट का। ठीक है, हाँ फॉर्मूले में स्क्वायर है ना, फॉर्मूले में स्क्वायर है। अब फिफ्थ टॉपिक पे आओ। 4 टॉपिक तक देखो पढ़ लिया हमने, है ना। फिफ्थ टॉपिक है रियल एंड एपरेंट डेप्थ, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। तो ये है 9.14 ऐसा लग रहा से, और डायग्राम देखो इसका कैसा होगा, रियल एंड एपरेंट डेप्थ। और भी मार्क्स मिल गए, बायो को भी मिल गए। बायो कितना तुमसे ज़्यादा लाया है, कह रहे तो मेरे मार्क्स ही नहीं आए। मेरे तो याद ही नहीं है। रियल एंड बायो में लड़का फोड़ देता है। एपरेंट डेप्थ और आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे फाइनल तक। अभी तो मार्क्स कटा होगा, काफ़ी स्ट्रिक्ट चेक हुआ होगा ना। मान लेते हैं ये बीकर है, ठीक है, समझना मेरी बात। यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो एक लाइट जो है वो सीधे निकलेगी, लेके चलते हैं नॉर्मल के लॉन्ग, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। एक लाइट इस यहाँ जाएगी सरफेस पे, और यहाँ से ये बेंड करेगी। क्यों बेंड करेगी? क्योंकि यहाँ तक पानी भरा हुआ है, ये सरफेस वाटर से भरा हुआ है, ठीक है। ये नॉर्मल बना लेते हैं। अब समझने वाली क्या बात है, ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ये जो लाइट गई है, इसको अगर हम पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहीं यहाँ पे मीट करेगी, तो आपको इमेज दिखेगा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जो कॉइन रखा था वो ऊपर दिखेगा, अपरेंट हाइट है ना। तो ये आपको जो दिख रहा है इस पॉइंट से ए से, ये आपकी अपरेंट डेप्थ है, अपीयरेंट डेप्थ। ये एंगल R, ये एंगल भी R, ये I, ये एंगल भी I। ये लाइट जा रही है C को, ये जा रही है D, यहाँ पर ह्यूमन आई है। अभी हम थोड़ी देर में एज्यूम करेंगे, क्योंकि अपर्चर बहुत कम है, तो ये जो बैंड हुई है अगर हमें दिखे ये लाइट, तो आंखों के पास जाना चाहिए, ना कि इधर जाना चाहिए। तो एजम्पशंस में लिखेंगे कि ये लाइट जो इधर गई है ना ऐसे बैंड होके, इसका अपर्चर इतना कम है, ये एंगल इतना कम है कि एक्चुअली ये इसी पे ओवरलैप कर गई है, तभी वो दिखेगा, नहीं तो दिखेगा नहीं हमें। ये लाइन लिखी हुई है, हमें ये लिखना है। अब ये वाटर और एयर है, लाइट कहाँ से जा रही है? वाटर से एयर में जा रही है। तो स्नेल्स लॉ के हिसाब से आपका हो जाएगा
साइन आई अपॉन साइन आर। वाटर से एयर, वाटर से एयर, वाटर से एयर। अगर ऐसा है तो क्या है हो सकता है आपका एंगल साइन ऑफ, एंगल साइन ऑफ ए ओ बी, ए ओ बी, और आर के लिए एंगल ए आई बी, ए आई बी, साइन ऑफ एंगल ए आई बी, साइन ऑफ एंगल ए आई बी। अब दो ट्रायंगल देखो आप, पहला है आपका ए ओ बी, तो ए ओ बी जो मिला है आपको, ये बी है पॉइंट, वो मिला है आपको इस वाले ट्रायंगल से। सी वाले जो लाइन जा रही है उसमें एंगल कौन सा है? ये तो आर, ये जो एंगल बनाया ये तो आर बनाया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, उसी को एक्सटेंड किया तो वर्टिकली एक प्रॉपर्टी से हमने इसको अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल से सेम बना दिया। एक ट्रायंगल ये बना है, ये वाला येलो वाला, तो इससे ये आपका एंगल आई है, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस और ये परपेंडिकुलर होगा। क्या हुआ? तो साइन का लगाएंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, ए ओ बी के जगह पर ए बी अपॉन पी ओ, ए बी अपॉन बी ओ। ए आई बी में आप ट्राइंगल लोगे ये वाला, ये छोटा वाला पर्पल वाला, इसमें भी आप लगाओगे साइन का तो ये बनेगा ए बी अपॉन बी आई, ए बी अपॉन बी आई, ये तो कट जाएगा तो बनेगा आपका बी आई अपॉन बी ओ, बी आई अपॉन बी ओ। अब जो इसमें लिखा है, हैज द साइज ऑफ पीपल इज स्मॉल, द रे बी सी विल बी इंटर आई ओनली इफ बी इज क्लोज टू ए। कह रहे हैं कि हमें तभी दिखेगा ये जो बी सी रे जा रही है वो घूम कर किस पे आ जाए, ए ओ पे आ जाए। क्या आ जाए? इतना कम अपर्चर हो, इतना कम अपर्चर हो कि जो बी सी लाइन जा रही है वो एक्चुअली किस पे मैप कर जाए, ए ओ पे, तभी हमें दिखेगा ये जो दिखा है शिफ्ट। तो अगर ऐसा है तो हम लिखेंगे देयरफॉर, ये बात लिखने के बाद बी आई इज नियर अबाउट सेम एज ए आई एंड बी ओ इज नियर अबाउट सेम एज ए ओ, है ना। तो जो बी आई है वो बन जाएगा आपका क्या, ए आई, क्या बन जाएगा, ए आई, और बी ओ बन जाएगा आपका ए ओ। चलेगा ना? अच्छा, ये किसकी वैल्यू आई थी? ये आई थी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से ग्लास की वैल्यू, वाटर से एयर की वैल्यू आई थी, ए ओ, ए आई अपॉन ए ओ की वैल्यू आई थी, ये आई थी ना। हम तो ये तब से कर रहे हैं ना, ये देखो डब्ल्यू म्यू ए, डब्ल्यू म्यू ए। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें नाउ, अगर हम इसका रेसिप्रोकल ले लें, ए डब्ल्यू, ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन डब्ल्यू ए, ये हो जाएगा आपका ए ओ अपॉन ए आई, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। हाँ, शार्पनर, शार्पनर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में शार्पनर। अच्छा तुम बताओ पराठे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पराठा। ऐसे तो पढ़ोगे कैम्ब्रिज बोर्ड में, ये कैम्ब्रिज बोर्ड में पढ़ता है, ऐसे पढ़ोगे। थैंक यू। फिर वापस दे देना भाई, अब हम डस्टबिन में लेके आएंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये है आपका ए ओ है, ए ओ जो है वो है रियल डेप्थ। क्या है? रियल डेप्थ। ए ओ क्या है? रियल डेप्थ। और ए आई क्या है? अपीयरेंट डेप्थ, अपीयरेंट डेप्थ। जनरली जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं तो क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। क्या होता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना। तो इसलिए हमने इसको बना दिया एयर टू वाटर वाला बना दिया, हमने एयर टू वाटर वाला बना दिया। अब यहीं से आप लिखना चाहो एक और बात लिख सकते हो कि अपीयरेंट डेप्थ होगा आपका रियल डेप्थ अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
तुम्हारी कॉपी चेक हो गई है, सर्किट नहीं चेक कर पाया हूँ क्योंकि अभी चेक किया मैंने, तो वो भी चेक कर देंगे हम। फिलहाल तुम देखो अपनी गलतियाँ। हाँ तुम तो देती नहीं हो। तो टेस्ट खत्म हो गए, तो टेस्ट खत्म हो गया तो अब टेस्ट आगे नहीं दोगे तुम? अच्छा अब दे दो, आज दे दो। अब देखिएगा सर, देयर नाउ नॉर्मल शिफ्ट, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब, नॉर्मल शिफ्ट ले, मेरे पास है ही नहीं। नॉर्मल शिफ्ट का मतलब ये जो ऑब्जेक्ट O से I पे गया तो कितना ऊपर चला गया, यही ना? हाँ तो चेक हो गया होगा वो। अच्छा, नॉर्मल शिफ्ट का मतलब O से I जो शिफ्ट हुआ है, सुन लो सुन लो, O से I इसको बोलते हैं नॉर्मल शिफ्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्मल शिफ्ट। तो नॉर्मल शिफ्ट क्या होता है, सुनना मेरे बात। तो नॉर्मल शिफ्ट होगा आपका रियल डेप्थ माइनस अपरेंट डेप्थ, यही ना भाई? यही तो होगा। पहले कितनी गहराई थी, अब क्या दिख रही है? मान लो 5 फुट का स्विमिंग पूल है, दिख रहा है 3 फुट का, तो 2 फीट शिफ्ट हो गया ना ऊपर। तो रियल डेप्थ था आपका AO, अपरेंट डेप्थ था AI। अब बड़ा ध्यान से देखना यहाँ पर जो स्टेटमेंट बनाया मैंने एक, ये वाली अपरेंट डेप्थ वाली। अपरेंट डेप्थ क्या है? AI है ना? अपरेंट डेप्थ क्या है? ये AI। रियल डेप्थ क्या है? AO। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मान लो म्यू ले लेते हैं। तो क्या मैं अब यहां से ये चीज कुछ यहाँ पे हेल्प लेके लिख सकता हूं क्या, कि AO इज इक्वल टू AO अपॉन म्यू, और नॉर्मल शिफ्ट को स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल d से। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, देख लो एक बार ध्यान से। अच्छा, जब ऐसा है तो d इज इक्वल टू AO कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आएगा 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, 1 माइनस 1 अपॉन म्यू। और AO आपका है AO क्या है? रियल डेप्थ है ना? तो रियल डेप्थ को T ले लेते हैं। क्या लेते हैं? T ले लेते हैं। तो आपका जो फॉर्मूला बना वो ये बना, T 1 माइनस 1 अपॉन म्यू, वेयर T इज एक्चुअल डेप्थ, where T is actual depth and small d is normal shift from base, है ना? from base। अगर आपसे apparent depth पूछेगा तो आप T अपॉन म्यू लिख देना। तो ये वैल्यू T है, यहाँ पे चाहो तो हाईलाइट कर लिख लो, ये पूरी वैल्यू T है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। एक्चुअल डेप्थ कितनी, मतलब 5 फुट का है, 6 फुट स्विमिंग पूल है। तो यहाँ से समझ आया कि जो D है नॉर्मल शिफ्ट कितना आपको एक्चुअल दिखेगा। जैसे कॉइन रख दूं मैं यहाँ पे बेस पे, तो कितना ऊपर दिखेगा वो किस किस चीज पे डिपेंड कर रहा है। एक डिपेंड कर रहा है इनवर्सली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और दूसरा डिपेंड कर रहा है थिकनेस ऑफ ग्लास पे या एक्चुअल डेप्थ पे। कितना पानी भरा होगा उस पर भी डिपेंड करता है। स्विमिंग पूल पूरा भरा होगा, आधा भरा होगा, उसके हिसाब से भी आपको थिकनेस कम ज़्यादा दिखती है। तो लिखा है, लिख लो, थ्योरी लिख लो। द नॉर्मल शिफ्ट इन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, द नॉर्मल शिफ्ट ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मानसरोवर की खास बात है, हर सैटरडे वहाँ टेस्ट होता है। मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, पेपर जा चुका है टेस्ट के लिए हर सैटरडे। ऐसा कोई सैटरडे नहीं जाता है अनलेस छुट्टी ना हो कि टेस्ट ना हो। आज भी देखो टेस्ट पेपर भेज दिया मैंने 11th और 12th का, 11 एंड 12, हर सैटरडे टेस्ट होता है वहाँ। टेस्ट बहुत ज़रूरी है भाई, चाहे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, टेस्ट से थोड़ा सा ट्रैक पर रहता है इंसान। अब गलती तुम देखना वहाँ पे यूलाइक में सारे क्वेश्चन है, वो जितने भी हैं सारे यूलाइक में है। कुछ स्टेप्स भी तुम्हें देखना पड़ेगा, कहीं कुछ गायब हुआ है। एक तो साफ साफ लिखो, तुम्हारा आर पता नहीं चल रहा रेजिस्टेंस लिख रहे हो, चिड़िया बना दिया तुम। आराम से करो, टेक योर टाइम, 3 घंटे में करो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बहुत अजीब सा लिखा है, मेरे को स्क्वायर नहीं लिखा, कई जगह भूल गया है। डिपेंड ऑन टू फैक्टर, बोर्ड वाले तो नहीं देखेंगे ना, वो तो उनको तो पता भी नहीं आर्या रजोरा कौन है, वो तो काट के 0 दे देंगे ना, या काट लिया नंबर मान लो। वहाँ तो मैं जानता हूँ, चलो अपना स्टूडेंट है, मैं पता है, चलो 1.5 दे दिया अटेम्प्ट का, वहाँ नहीं मिलेगा। पहला पॉइंट, द रियल डेप्थ ऑफ ऑब्जेक्ट, द रियल डेप्थ ऑफ द ऑब्जेक्ट
the real depth of the object or thickness T ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव मीडियम, कुछ भी हो सकता है ना, पानी हो सकता है, ग्लास हो सकता है, वाटर हो सकता है, डीजल हो सकता है, पेट्रोल हो सकता है, ऑफ द रिफ्रैक्टिव मीडियम. सेकेंड पॉइंट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, the refractive index of denser medium, the refractive index of denser medium, full stop. The higher the value of mu, the higher the value of mu, greater is the apparent shift, greater is the apparent shift, greater is the apparent shift. देखो कैसी कॉपी लिखनी चाहिए, तो मैं कॉपी दिखाता हूँ, साफ साफ वाली कॉपी किसको कहते हैं. एक ये कॉपी होती है, देखो देख लो, एक ये कॉपी है, एक कॉपी और थी, एक लोग और लोग भी साफ लिखते हैं जिनको कुछ नहीं आता है, वो भी साफ साफ लिखते हैं, वो एक लाइन लिखते हैं फिर दूसरी लाइन, क्योंकि उनको आता नहीं है. ठीक है, ये भी काफ़ी साफ साफ. ये वही लड़का है सर, वंश रोहिणी वाला, पश्चिम बिहार वाला, उसकी कॉपी है, VMC वाला, जो तुम्हारे केमिस्ट्री पढ़ने आता है, सिर्फ इसकी कहानी ये नहीं जानता होगा, बताता हूँ मैं ना.
बस पढ़ने के लिए युद्ध स्तर पे पढ़ोगे तो असंभव भी नहीं है, संभव टास्क है। तो जो तुम्हारा प्री बोर्ड हो रहा है उसमें सिलेबस पूरी बुक आएगी, नहीं नहीं इंसान मर जाएगा फिर। अबे 2 प्री बोर्ड है इनका, बोर्ड 1 हो रहा है 4 नवंबर से। तो फिर ठीक है। सिलेबस एक बार पहले ही हम लोग को बता देना तो। वो बोल रहे हैं जितना करवाएंगे उतना ही आएगा। बहुत कुछ तो करवा ही दिया है उन्होंने, बचा क्या, मॉडर्न फिजिक्स तो बचा है बस, देखा जाए तो। सारे टीचर तो अभी मेटर्निटी लीव पे जा रही है तो सभी कुछ करवा के ला रहे हैं। वो तो आपको मटेरियल भेज, मिली मिली नहीं उसका देखो सर ऐसा है, उसको कह रहे जाओ मैं छुट्टी पे जाओ। देखो सर ये पानी है और पानी के अंदर ग्लास है, पानी के अंदर ग्लास है। तो सबसे पहले मान लो ऐसे आएगा लाइट इंसिडेंट रे, पहले सबसे पहला रिफ्रैक्शन होगा इस सरफेस पे, वाटर वाले सरफेस पे, बेंड होगा टुवर्ड द नॉर्मल, पहला रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये 50 डिग्री दिया हुआ है क्वेश्चन में। पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन क्या है। ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब रेस्ट इन द बॉटम ऑफ थ्रॉट ऑफ वाटर, a ray of light incident on the water surface at angle of 50 degree passes through water in a glass. Calculate the angle of refraction in glass. ग्लास के अंदर जो रिफ्रैक्शन होगा वो चाहिए। गिवन दैट ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3, अरे वाटर का, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 3. दो इंफॉर्मेशन, तीसरी इंफॉर्मेशन है आई के बारे में। फिर यहां से गिरेगा, देखो ये फिर बैंड होगा क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो ग्लास का वाटर से ज़्यादा होता है। तो एक बार और बैंड होगा ऐसे, ये हुआ बैंडिंग, टोटल ये बैंडिंग है। तो ये आ रहा आपका आर, ये रहा आपका आर डैश। तो एक्चुअली आपको निकालना क्या है, आर निकालना, क्या निकालना है। तो यहाँ पे लगाओगे स्नेल्स लॉ, क्या लगाओगे, और स्नेल्स लॉ के लिए तुम्हें चाहिए होगा एक चीज़, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो चाहिए आपको वो चाहिए वाटर से ग्लास का, 2 दिया हुआ है हमारा। इन दोनों को अगर हम देखें, इसको डिवाइड कर दें तो आपको मिल जाएगा, ये मिलेगा आपको वाटर से ग्लास का मिलेगा, वाटर से समझ में कैसे होगा। देखो अगर ये है ना, देखो Ag लिखा है ना, इसका मतलब क्या, VA/VG। AW लिखा है ना, तो VA/VW, ये कट गया, W कहाँ जाएगा ऊपर, VW/VG, इसका मतलब क्या, WG, यही हुआ ना। ओके, अब पहले यहां लगा दो एक बार, क्योंकि ये जो R आएगा ना ये दोनों सेम आएगा, क्या आएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो यहां पर जब लगाओगे तो sin 50/sin R इज इक्वल टू 4/3, ये दिया हुआ। अब आपका टास्क है R निकालना, जो कि नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू लगभग फ्रैक्शन में आएगी और हमें एंगल का पता नहीं होगा। ऐसे में होगा क्या पता, अच्छा हमें कैलकुलेट करना है R डैश, ठीक है, कैलकुलेट R डैश। तो ये बड़ी समस्या होने वाली है। क्यों, 4/3 sin 50 ना, हमें sin 50 की वैल्यू पता है क्या, वो दे दो यार, दे दो sin 50 की वैल्यू। तो या तो पेपर में देना पड़ेगा, नहीं तो हम कैलकुलेट, या तो हमारे पास साइंटिफिक कैलकुलेटर हो। तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, तो दिया जाएगा आपको। तो ये हो जाएगा जो भी है इसको सॉल्व करके, ये 1/r sin r है, ठीक है, 1/sin r है, 4/3 ये है 0.76। तो ये सॉल्व करके कुछ आ रहा है, वो देना पड़ेगा इनको क्वेश्चन में। मैंने कहा ना, या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर हो हमारे पास, उससे निकल जाएगा, नहीं तो इनको क्वेश्चन में देना पड़ेगा। तो यहाँ से रेसिप्रोकल करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4, ये हो जाएगा, ये पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा, और ये वैल्यू आ रही है सॉल्व करने पे 0.5745। अब यहाँ से भी हमें नहीं पता कि साइन आर की कितनी की वैल्यू होती है, ये है ना, आर इज इक्वल टू हो जाएगा साइन इनवर्स 0.57। अब हमें क्या पता किसका 0.57 नहीं है ना पता, ये सारी वैल्यू ना देनी पड़ेगी इनको, बट फिलहाल अगर नहीं पता तो बता रहा हूँ मैं, हमें ऐसे साइन के साथ ही ले लेना। तो ये आपका आ जा रहा है 35.06 आर की वैल्यू, या तो हिंट में देंगे वो, और नहीं तो आप इनवर्स के फॉर्म में ही लिखते चलो सबको। अब आ जाओ इस पे, किस पे, इस वाले सरफेस पे,
सेकंड सरफेस पे। तो यहाँ पे जब लगाओगे तो साइन r अपॉन साइन r डैश, ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड हो गया, अपॉन 9/8। ये साइन r आपने यहाँ पे निकाला था, क्या निकाला था, ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे जब रखोगे तो 0.57 अपॉन साइन r डैश इज इक्वल टू 9.8। अब ये भी सॉल्व इनवर्स के फॉर्म में ही आएगा क्योंकि हमें वैल्यू पता नहीं है, तभी चूंकि यहाँ पे तो उसने सॉल्व कर दिया है क्योंकि इसके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है। तो r डैश हो गया आपका 30.70। तो 250-300 रुपये का आता है, कैसी होगा आता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, वो इंजीनियरिंग में अलाउ है और उसमें भी अलाउ है, कैम्ब्रिज वाले बुक स्कूल जो होते हैं उनमें अलाउ है, तो वो उससे निकल जाते हैं फ्रैक्शंस वाले, ठीक है। अब इसी में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखो, एग्जाम्पल नंबर 24 देखो एक बार, यही है ना, देखो इसको सॉल्व करो। ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपको सॉल्व करने हैं, 24 के 24 एग्जाम्पल, 7 क्वेश्चन, 7 इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, तो 2-3 तो अभी कर लो, जैसे कि ऑड इवन कर लो जो तुम्हें समय लगे। 1, 3, 5 इन टेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, 1, 3, 5 इन टेक्स्ट के क्वेश्चन, 1, 3, 5 इन टेक्स्ट के। हिंट दिया हुआ है, नहीं समझ आया पूछना, बता दूंगा मैं।